नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम जो है यहाँ पर जो इकाई 10 में देख रहे थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह देख रहे थे हम रचनाओं का। उसमें हम कल आवारा मसीहा का कुछ थोड़ा सा अंश बचा है वह देखेंगे और उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा भी देखेंगे। प्रारंभ करते हैं कल का जो बचा हुआ अंश है वहाँ, और बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं वहाँ पढ़ेंगे। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। प्रारंभ करते ही आज हमारे यहाँ कला में इसके ऊपर का जो भी अंश था वह हमने देखा है आवारा मसीहा का। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी हमारे यहाँ कौन किस किस को कला और कल्याण को, मंगल की भावना को, यानी कला और कल्याण, कल्य कला में कल्याण यानी कला में कल्याण और मंगल की भावना, इनको प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न हो उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मैं मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। ये जो है शरद चंद्र की जीवनी लिखने में कितना वर्ष का समय लगा था? तो 14 वर्ष का समय लगा था, याद रखिए। ये अभी हाल ही में हुए कर्नाटका सेट परीक्षा, वहाँ पर पूछा हुआ सवाल है कि आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्षों का समय लगा? तो 14 वर्ष का। शरद चंद्र नाट्यकार नहीं थे, यानी निम्न में से शरद चंद्र कौन नहीं थे? तो नाट्यकार नहीं थे, याद रखिए। परंतु उनके उपन्यासों के नाट्य रूपांतरों ने बंगला रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की। यानी शरद चंद्र जो थे वह नाटककार नहीं थे, उन्होंने नाटक नहीं लिखे, उपन्यास लिखे हैं। और बाद में उनके उपन्यासों का नाट्य रूपांतर, यानी उनके उपन्यासों के आधार पर ही नाटक लिखे गए। रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा की, यानी उनके उपन्यासों का नाट्य रूपांतर किया गया। रचनाओं की लोकप्रियता, कथा में नाटकीय तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल, सरल, अंतस्पर्शीय भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। यानी साहित्यिक क्षेत्र में शरद में कौन कौन से गुण थे? तो वह गुण जो थे वह थे यथार्थवादिता थी, पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल गुण, अंतस्पर्शनीय भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। लेकिन एक अवगुण भी था, यानी शरद में कौन सा अवगुण था? तो हृदय शरद। लेकिन एक अवगुण भी था, हृदय पक्ष का असाधारण महत्व, यानी हृदय पक्ष का जो है वह असाधारण महत्व, अर्थात भावुकता की प्रधानता। यानी शरद में कौन सी प्रधानता थी? तो भावुकता की प्रधानता थी, याद रखिए, यानी भावनिक ज़्यादा होते थे। इसलिए चरम परिणति न्याय संगत नहीं रह पाई थी। उनके नाटकों में षोडशी सर्वश्रेष्ठ है, यानी शरद के नाटकों में जो भी उपन्यासों का नाटक रूपांतर हुआ है, नाट्य रूपांतरण, उसमें कौन से सर्वश्रेष्ठ था? तो षोडशी है, वह अधिक सर्वश्रेष्ठ था उनके नाटकों में। षोडशी यह नाटक सर्वश्रेष्ठ। इसका गठन कौशल्य निर्दोष है और कथा में माधुर्य है, लेकिन दूसरे नाटक उतने सफल नहीं हो सके जितना षोडशी सफल नाटक हुआ, उतना अन्य नाटक नहीं। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बाध्य रखने की बेड़िया है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है, यानी स्पष्ट रूप से साहित्य में बताया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़िया है। यानी पुरुषों ने जो भी नियम बनाए, जो भी शास्त्र बनाए, सिद्धांत बनाए, वह सिद्धांत, वह शास्त्र केवल स्त्रियों को स्त्रियों को बांध रखने की बेड़िया ही है। जिस प्रकार हो उसे रोक रख कर उनसे सेवा लेने के खाली जाल है।
स्त्री सतीत्व की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है। यानी सतीत्व की जो महत्ता है, सतीत्व का जो महत्व है, वह केवल स्त्रियों को बताया जाता है, पुरुषों को नहीं। पुरुषों के लिए कुछ नहीं, यह सब धोखा है। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध करने की घोषणा की और सचमुच वे जीवन भर लड़ते रहे। यानी स्त्री पुरुष समानता के बारे में ये। इसी कारण यही अर्थों में इसी कारण सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा बन गए। यानी वह नारी जाति के मसीहा, शरद चंद्र किस किस जाति के मसीहा थे? पुरुष जाति के, हिंदू जाति के या अन्य जाति के, तो वह नारी जाति के मसीहा बन गए। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। उनकी 57वीं जयंती के अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, पराधीन देश के अधपतित समाज की असहाय अंतःपुरचारिणियों के हृदय की मुख आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया है। यानी वह स्त्रियों के जो स्त्रियों के अंदर की जो बात है, तुमने शब्दों के द्वारा बताई है। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निविड़ सहानुभूति में ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके पक्ष करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि, शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अतल स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र निगूढ़ प्रकृति का गुप्ततम पता पा लिया है। हे नारी चरित्र के चरम रहस्य ज्ञाता, यानी शरद को क्या कहा गया है? नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता किसको कहा गया है? शरद को। हम लोग तुम्हारी वंदना करती है, यानी वो बंगाल की नारियां कर रही है। सब तरह का आत्मा अपमान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषताएं सब देशों के सब समाजों में मौजूद है। यानी पृथ्वी पर जो भी देश है, जो भी समाज है, उन सभी देशों में, सभी समाजों में जो नारी की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वह लगभग एक सी है। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को प्रत्यक्ष किया है। यानी अकृत्रिम जो स्त्री का प्राकृतिक रूप है, उस प्राकृतिक रूप को इंसान ने, स्त्री के प्राकृतिक रूप को, नैसर्गिक रूप को उभरने ही नहीं दिया। उसके सत्य प्रकृति का अध्ययन किया है। हे सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती है। यानी क्या कहा गया है? सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती है। ये बंगाल की महिलाओं ने जो पत्र लिखा था उसमें कहा है। आज के इस विशेष दिन हम बताते आई है कि हम तुम्हारा सम्मान करती है, हम लोग तुमको श्रद्धा करती है, हम तुमको प्यार करती है, तुमको हम लोग अपना करके ही समझती है। हे नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों को परम प्रिय हो, तुम हम लोगों के परम आत्मीय हो, हम तुम्हारी वंदना करती है। ये जो पत्र लिखा था उसका सारांश है शायद। उन्होंने अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता ही की थी, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया था। यानी और शरद ने कई नारियों की आर्थिक सहायता भी तो की है, लेकिन उसके साथ घर में ही आश्रय दिया था। शिवपुर के एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वे बहुत अरसे से जानते थे। यानी शिवपुर के नाम क्या है? प्रतुल मुखर्जी, इसको बहुत दिन से जानते थे। कौन? शरद। उनसे अपने परिजनों और मित्रों के विरोध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया था। यानी दुर्गा देवी नाम की एक विधवा थी, उसने विवाह किया था। किसने? प्रतुल मुखर्जी ने विवाह किया था। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरद बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी। यानी ये दुर्गा देवी का नाम याद रखिए, जो वो विधवा थी और फिर उसके साथ शादी किसने की थी? तो प्रतुल मुखर्जी ने की थी। और फिर वह समाज ने विरोध किया, ये किया, तो कुछ दिनों के लिए दुर्गा देवी को शरद ने अपने घर में रखा, स्थान दिया। शरद बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की थी। यानी शरद बाबू ने किस स्त्री को, किस लड़की को लिखना पढ़ना सिखाने की प्रयास किया था? तो दुर्गा देवी को याद रखिए।
समाज के सभी वर्गों की नारियों से उनके सदा सहज और आत्मीय संबंध रहे। उनकी कहानियाँ सुनने को वे नारियाँ जैसे लालायती रहती। उनके कहने की भाव-भंगिमा पर वे मुग्ध थी। उनके विचारों पर वे प्राण न्यौछावर करती थी, यानी शरद के विचारों पर बंगाल की स्त्रियाँ। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य आपसे पहले उन्होंने कहाँ देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण तो वे उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके। यानी मनुष्य की मर्यादा स्त्रियों को देने का काम शरद ने किया अपने साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। पददलित नारी को जिन्होंने मनुष्य के पद पर प्रतिष्ठित किया, वह शरद चंद्र इस बर्ताव की बात सुनकर कैसे शांत रह सकते थे। लेकिन वे सज्जन अब भी विभ्रांत हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रशंसा करने के बजाय शरद चंद्र उन्हें डांट क्यों रहे हैं। यानी वह महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिए। अभी यह जो परीक्षा में पढ़ने वाला हूँ इसमें महत्वपूर्ण है परीक्षा के पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिसके प्रत्यक्ष परिचय से परोक्ष परिचय अधिक सुगम होता है। यानी प्रत्यक्ष परिचय देने से अन्य द्वारा परिचय हो वह सुगम होता है। शरद उस जाति के मनुष्य नहीं है। उनके पास जाकर ही उनको पाया जा सकता है। यानी शरद जो है वह किसी और से उसका परिचय होकर, शरद उस जाति के नहीं थे, यानी किसी और का परिचय होकर, किसी और के मुख से उनका गुणगान सुनकर उसकी तरफ लोग आकर्षित हो सके, उसका गुणगान कर सके, ऐसा नहीं थे। वहाँ खुद ही उनको यदि जानना है, पहचाना है तो खुद ही उनके पास जाना होता था। मेरी वह हानि हो गई, फिर भी उनसे मिलना जुलना या बातचीत नहीं हुई। ऐसा नहीं है, केवल मात्र मिलना ही नहीं, यदि पहचान हो सकती तभी अच्छा होता। समकालीन होने का सुयोग्य सार्थक होता, हुआ नहीं। किंतु उसी समय विस्मयजनक आनंद से भरकर दूर से ही मैंने उसकी रचना बिंदु का लल्ला, बिराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी पढ़ी थी। यानी याद रखिए किसकी रचना है यह? शरद की रचना है। बिंदु का लल्ला, बिराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी पढ़ ली थी। सोचा है मन का मनुष्य पा लिया, मनुष्य को प्यार करने के लिए इतना ही काफ़ी है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन ही, याद रखिए। सोचा है मन का मनुष्य पा लिया, मनुष्य को प्यार करने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इम्पोर्टेंट कथन ही, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। जीवन संध्या में बचपन की याद हो आना बहुत स्वाभाविक है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। जीवन संध्या में यानी जीवन जीते समय बचपन की याद हो आना बहुत स्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक है। हिरण्यमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरद चंद्र की पत्नी थी। यानी हिरण्यमयी देवी का नाम क्या था? शांति। हिरण्यमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरद चंद्र की पत्नी थी या मात्र जीवन संगिनी। इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा, लेकिन उसमें तनिक भी संशय नहीं है कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। अल्प शिक्षिता, अनेक बातों से अभिज्ञ, यानी जो हिरण्यमयी देवी जो है वह अल्प शिक्षिता यानी कम शिक्षित थी। अल्प शिक्षिता, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल सरल प्राणा ग्रामीण महिला हिरण्यमयी शरद चंद्र की प्रतिभा की तुलना में कहीं कहीं नहीं ठहरती थी। जब भी कोई उनसे यानी जब भी कोई उनसे पूछता था हिरण्यमयी देवी के बारे में, शरद साहित्य के अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पंडित कहती है। यानी शरद चंद्र के साहित्य के नारी पात्रों की चर्चा करते समय कौन कहती है? हंस पंडित कहती है। मैं मूर्ख भला उनको क्या जानो, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। ये कौन कहता है? ये हंस पंडित कहती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्वजन चित्त जयी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया। वह जितनी धर्मशिला थी उतनी ही कोमल हृदय और सेवा परायणा थी। कौन? वह हिरण्यमयी देवी। लेकिन वे शरद चंद्र के साथ कभी किसी मित्र या
नातेदार के घर नहीं जाती थी। कौन नहीं जाती थी? हिरण्यमयी देवी। वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। यानी वो हिरण्यमयी देवी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके आंखों में प्रेम का अंजन था। वह उनके रूप की प्रशंसा करते न आघाते थे। कहते, बड़ी बहू का रंग खूब गोरा न होकर भी उनके जैसी फिगर देह दृष्टि बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती है। यानी वह शरद कहते थे बड़ी बहू, यानी वह हिरण्यमयी देवी के बारे में कहते थे कि वह दिखने में वो रंग से गोरी नहीं है या रंग उसका सुंदर नहीं है, लेकिन फिगर देह दृष्टि जो है, उसकी शारीरिक दृष्टि देह दृष्टि जो है वह बंगाली नारी से ऐसी बंगाली नारियों में बहुत कम देखने को मिलती है। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो उन्होंने पत्र लिखे हैं, उनमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा की है और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया है। बड़ी बहू यानी कौन? हिरण्यमयी देवी। उनके पत्रों से यह भी पता लगता है कि हिरण्यमयी देवी उनके खान पान और आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। एक सेर तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था। यानी शरद बाबू को एक सेर तंबाकू कितने दिनों तक चलाने का? तो 7 दिन चलाने का। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध रहा। यानी शरद ने जीवन भर लेखन कार्य किया। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम स्पर्शानुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा लिया था। यानी मृत्यु होने से पहले शरद ने अपना वसीयतनामा, यानी जो भी जायदाद है वह किसको देनी चाहिए, किस किस में कितनी बांटनी चाहिए, वह सब कुछ अपनी पत्नी हिरण्यमयी देवी के नाम कर दिया था। यानी वसीयतनामा लिखा और वो वसीयतनामा की जो भी जायदाद थी, जो भी संपत्ति थी, वह किसके नाम की कर दी थी? तो अपनी पत्नी हिरण्यमयी देवी के नाम कर दी थी। याद रखिए, पूछा जा सकता है। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938 तदनुसार 2 माघ 1344 बंगाब्द, यानी बंगाब्द उस बंगाली का शताब्दी, ऐसे वह बंगाब्द और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के पराजय कथा शिल्पी, यानी शरद चंद्र को कथा शिल्पी कहा जाता है, याद रखिए, जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। यानी शरद का मृत्यु कब हुआ? 16 जनवरी 1938। और 16 जनवरी 1938 का कौन सा दिन था? तो रविवार दिन था, याद रखिए। उस समय उनकी आयु थी 61 वर्ष। यानी शरद की मृत्यु 61 वर्ष की आयु में हुई थी। 61 वर्ष 4 माह, यानी 61 वर्ष 4 माह के 61 वर्ष 4 माह वह जीवन जिए। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। यानी शरद चंद्र ने क्या कहा था? खुद के जीवन के बारे में कहा था कि मेरा जीवन अंततः, यानी मेरा जीवन अंतिमतः एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। यानी इस जीवन में सब कुछ काम किए लेकिन छोटा काम कभी नहीं किए। उन्होंने प्रतिज्ञा ही ली थी, गंगा, सूर्य और हिमालय को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की थी कि कभी जीवन में मैं छोटा काम नहीं करूँगा। ऐसी 3 प्रतिज्ञा की थी। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कभी नहीं होगा। यानी जब भी मैं मरूंगा निर्मल दाग मरूंगा। संध्या को 5:45 पर केवड़ा तले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया। यानी शरद चंद्र के पार्थिव पर कहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया? तो कितने बजे? संध्या को 5:45, यानी शाम के समय, संध्या के समय 5:45 पर केवड़ा तले में, याद रखिए, पूछा जा सकता है, केवड़ा तले में विराट जनसमूह के सामने, यानी विराट जनसमूह के सामने उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दे दी। यानी उनका अंतिम संस्कार किया गया। शेष रह गई बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साहित्य। यानी उनकी यादें और उनका जो लिखा हुआ साहित्य था वही रह गया। कहते हैं कि साहित्यकार कभी मरता नहीं है, अपनी रचनाओं के द्वारा वह जीवित रहता है। तो उसी प्रकार जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है, और साक्षी है उनके इस दावे का, मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कमल नहीं पकड़ी। मैंने, यानी वह कहती कि मैंने अनीति जो गलत है उसका प्रचार करने के लिए मैंने कलम नहीं पकड़ी है।
मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया। यानी साधारण मनुष्य के मन की बात या साधारण मनुष्य की जो स्वाभाविक बात है वह कोई और नहीं देख सकता, वह देखने का प्रयास रत्न किया है, इम्पोर्टेंट है ये। मैंने तो मनुष्य के अंतर अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यह भी जो अंश बचा था वह उतना ही था। उसके पहले हमने देखा है लगभग हमने 2 वीडियो में वह आवारा मसीहा के महत्वपूर्ण कथन पात्र वो देखे हैं। यहाँ से यहाँ पर जो है ये केवल 20 मिनट का रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद कितना है देखते हैं, 1 घंटे का होता है तो हम क्या भूलूं क्या याद करूं को भी देखेंगे हम, छोटा ही है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं हमने लगभग 21 भागों में 21 वीडियो में 1-1 घंटे के 21 वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के 21 वीडियो, कितने 60 मिनट, एक वीडियो 60 मिनट का, यानी एक वीडियो 1 घंटे का, ऐसे 21 वीडियो के रूप में मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है और वो प्लेलिस्ट बिल्कुल निःशुल्क इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप कभी भी देख सकते हो। क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और यह आत्मकथा जो है 1969 में प्रकाशित हुई है। यह 4 खंडों में हरिवंश राय की आत्मकथा है और यह 4 खंडों का प्रकाशन वर्ष क्रम लगाए यह 2023 दिसंबर में पूछा हुआ प्रश्न था। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में मिलता है, यानी संयुक्त परिवार का। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन, यानी इस क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संबंध में अनेक विद्वानों के प्रमुख कथन हैं, वह कथन देखते हैं। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी साहस और सद्भावना से कह दिया गया। यह धर्मवीर भारती का कथन है, याद रखिए। अगला है, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, याद रखिए, पूछा हुआ कथन है ये हजारी प्रसाद का। आगे है, ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। ये शिवमंगल सिंह सुमन लिखते हैं। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, यह नरेंद्र शर्मा का है। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, यह कौन कहता है, तो यह नरेंद्र शर्मा कहते हैं। अब इसका सारांश और मुख्य कथन पात्र वो सब कुछ हम देखेंगे। बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित, यानी बच्चन की जो 4 खंडों में आत्मकथा है उसमें जो तीसरा खंड था उसका नाम क्या है, बसेरे से दूर। उसका बसेरे से दूर इससे पहले क्या नाम रखा गया था, जीवन की आपाधापी, यह नाम रखा था और बाद में वह उस बदल कर बसेरे से दूर नाम रखा और प्रकाशित हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन ने अपने परदादा के समय से बात आरंभ की है, यानी परदादा का नाम क्या था, मिट्टूलाल, वहां से बात आरंभ की और पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। यानी ये सब कुछ हमने देखा है, लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखा है। इनमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, यानी हरिवंश राय बच्चन जो पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण कर दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है। श्यामा से विवाह और उनकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं, यानी इस आत्मकथा में बचपन से लेकर श्यामा की मृत्यु तक, यानी श्यामा का विवाह होता है श्यामा के साथ और फिर उनकी मृत्यु तक बात रखते हैं। गांव का नाम, यानी वह ये अमोड़ा गांव, ये पूछा हुआ सवाल है, अमोड़ा, यानी वह आमोड़ा का उल्लेख, गांव का उल्लेख, यानी कौन कौन से गांव का उल्लेख है, अमोड़ा और बाबूपट्टी।
हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं, यानी सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं, यानी जो कैथी लिपि थी उस कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि या कायस्थों की। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा के। बच्चन ने कायस्थों की लिपि को क्या नाम दिया, ये एक बनता है, और कैथी लिपि किसकी लिपि है, यह एक बनता है। और फिर कायस्थों की लिपि कौन सी थी, तो कैथी लिपि थी, याद रखिए। एक ही प्रश्न है, एक ही उत्तर है, लेकिन घुमा फिरा के। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं, यानी कौन सा, अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे, यानी बच्चन के जो दादाजी थे वह जेल में दरोगा थे। वही बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ। बच्चन के पिताजी का नाम क्या था, प्रताप नारायण। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे, यानी उन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेजी विषय से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती गैजेट में काम किया था। बच्चन छठी संतान थे, यानी हरिवंश राय बच्चन जो थे वह अपने माता पिता की कितनी कौन सी संतान थी, तो छठी नंबर की थी। बच्चन को लक्ष्मी या चमारिन के हाथों उनकी माँ ने 5 पैसे में बेच दिया था, यानी हरिवंश राय बच्चन को जब मूल नक्षत्र में या संकट के काल में उनका जन्म हुआ था, जैसे तुलसीदास का हुआ था, उसी प्रकार बच्चन को जब वह उनका संकट काल में जन्म हुआ था तो उसको किसके हाथ में बेचा था, तो लक्ष्मी या चमारिन के हाथों में। कितने पैसों में, 5 पैसों में बेचा था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में बीता, यानी हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर बीता, चक नामक मोहल्ले में बीता। मोहल्ला चक वाला घर जो है सड़क आने पर, यानी सड़क के अंदर आया और वह ये गया। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ, यानी हरिवंश राय बच्चन का पहला विवाह किसके साथ हुआ, श्यामा से हुआ। और बच्चन श्यामा को जॉय, यानी हरिवंश राय बच्चन प्रेम से अपनी पत्नी श्यामा को क्या कहते थे, जॉय कहती थी। और श्यामा जो है बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। श्यामा बच्चन को सफरिंग कहती थी और बच्चन श्यामा को जॉय कहते थे। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं, यानी गांधी जी की कविता को प्रतीकात्मक, गांधी जी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता किसने कहा, तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा, याद रखिए। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं, यानी किस लेखक ने अपनी कविता को जीवनवादी कविता कहा है, तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, याद रखिए। अभी यहाँ के पात्र देखते हैं। पहला पात्र है मिट्टूलाल नायब कोतवाल। मिट्टूलाल बच्चन के परदादा थे, यानी मिट्टूलाल कौन थे, तो हरिवंश राय बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही इनका कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। अगला पात्र है राधा, मिट्टूलाल की बहन, यानी राधा कौन है, मिट्टूलाल की बहन है। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्टूलाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रही। अगला है भोलानाथ, मिट्टूलाल के पुत्र, यानी मिट्टूलाल के पुत्र का नाम क्या है, भोलानाथ। या राधा का भाई, यानी मिट्टूलाल की बहन राधा है, पूछा जा सकता है। मिट्टूलाल की बहन कौन है, राधा है, और भोलानाथ की बहन कौन है, राधा है, याद रखिए। राधा के भाइयों के नाम बताइए, तो मिट्टूलाल भोलानाथ है, याद रखिए। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद आ गए। महारानी कौन है, तो राधा की पुत्री है। फिर राधा की पुत्री का भी नाम आगे चलकर आता है। महारानी राधा की पुत्री है। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई और कसम खाई कि लौट कर देहरी पर पाँव न रखूंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती और वही उसकी मृत्यु हो जाती। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती भी तो देहरी के बाहर रहती, यानी किसी कार्यक्रम में आती महारानी तो फिर भी वह चौकट लांघकर अंदर नहीं आती। बुद्धि कौन है, वह महारानी की याद रखिए राधा की पुत्री का नाम
राधा के पुत्री का नाम महारानी और महारानी की पुत्री का नाम बुद्धि, याद रखिए। बुद्धि महारानी की पुत्री। तुलसी भोलानाथ की पुत्री, यानी तुलसी कौन है तो भोलानाथ की पुत्री है। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र बच्चन के पिताजी, यानी प्रताप नारायण कौन है, भोलानाथ के पुत्र है। और भोलानाथ कौन है लेखक के, तो वो दादाजी है भोलानाथ। भोलानाथ के पुत्र और हरिवंश राय बच्चन के पिताजी। सुरसती सरस्वती बच्चन की माँ, यानी सुरसती सरस्वती हरिवंश राय बच्चन की माँ है। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके माँ ने सुरसती को उसकी माँ ने घर पर हिंदी पढ़ना सिखाया था। ये हमने लाइन टू लाइन देखा है। बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका यानी शिक्षित थी लेकिन हिंदी जो है घर पर पढ़ी थी, उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे और गाढ़े वक्त में साथ खड़े रहे। अगला है सुंदर, मंगल की पत्नी, यानी सुंदर कौन है तो मंगल की पत्नी है। करकल कौन है, करकल जो है वह मंगल का पुत्र है। करकल बच्चन का अभिन्न मित्र है, यानी करकल जो है बच्चन का अभिन्न मित्र था। उनका विवाह चंपा से हुआ, यानी करकल की पत्नी का नाम क्या है तो चंपा है, याद रखिए। करकल की पत्नी का नाम क्या है, चंपा है। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई थी, यानी क्या भूलू क्या याद करो, आत्मकथा में बारिश से भीगने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी तो चंपा की हो गई थी, याद रखिए। चंपा करकल की पत्नी। चंपा एवं बच्चन में करकल के मरणोपरांत प्रेम संबंध उपजता है, यानी जब करकल की मृत्यु हो जाती है, करकल की मृत्यु के बाद चंपा और बच्चन के बीच में प्रेम संबंध उत्पन्न होता है। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है, यानी वह जो है चंपा जो है गर्भवती जाती है और उसको किसको लेकर जाती है बद्रीनाथ, तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ जाती है, जहाँ वह कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी इस दौरान ही उसकी चंपा की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है तो बद्रीनाथ में हो जाती है, याद रखिए। श्यामा बच्चन की पहली पत्नी, यानी श्यामा कौन है तो हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी है। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और यानी श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और उसका कुछ दिनों बाद बच्चन को भी क्षय रोग हो जाता है, लेकिन वह उससे उभर उठते हैं। कई वर्षों तक यातना भोगती है। बच्चन को भी क्षय रोग हो जाता है तो उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उसी दिन वह खाट पकड़ लेती है, यानी जिस दिन हरिवंश राय बच्चन ठीक हो जाते हैं उसी दिन श्यामा जो है खाट पकड़ लेती है, खाट पर सोई रहती है और अंततः उनका मृत्यु हो जाता है। शालिग्राम कौन है तो बच्चन के छोटे भाई है। शैल कुमारी कौन है तो शैल कुमारी हरिवंश राय बच्चन की छोटी बहन है। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन हरिवंश राय बच्चन के अंग्रेजी के ट्यूटर है, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए घर पर ट्यूशन लेने आते हैं। अन्य पात्रों में भी देखते हैं महंगनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण, प्रकाशो का नाम ही ये प्रकाशो जो है बम बनाने का काम करती है। यशपाल के साथ संबंध रहता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। प्रकाशों को ही रानी कहते हैं। महेश मुक्ता, राजनाथ पांडे, ये अन्य पात्रों में। अभी इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। ये इम्पोर्टेंट है। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेना भी कुछ अर्थ होता है। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। यानी जहाँ जनता जातियों में बटती है, यानी जहाँ की जनता जो है अनेक जातियों में बटी हुई है, तो वहाँ जो है पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, गुण और दूसरों के गुण अपने गुण और दूसरों के गुण, यानी आप खुद के गुण और दूसरों के गुण दोष देखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, ये होता है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारिवारिक संयोग भी सूचित करती है। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट दिया था, यानी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए।
कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी आमिर को क्या भेंट दिया था? एक हुक्का भेंट दिया। आमिर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी, यानी वह हुक्का जो है टूट जाता था, उसकी जगह नई वस्तु लगाई जाती थी। ये पढ़ा है हमने। आमिर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती। उसकी बादशाह सलामत की भेंट थी, यानी वो बादशाह की सलामत भेंट थी अकबर बादशाह की हुक्का, तो उसको संभाल कर रखता था। किसी समय चिलम टूटी गई तो उसे बदल दिया गया, यानी चिलम टूटी तो बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो उसकी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नईचा भी किसी समय बदला गया और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यह प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर, यानी सभी जो उसके जो पार्ट है वह बदलकर नए बिठाए गए और वो एक नया रूप दे दिया गया। फिर भी उसका नाम रहा कि यह अकबर बादशाह ने भेंट दिया हुआ हुक्का है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट दिया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी न रह गया था। स्थूल वस्तु यही नहीं, शायद संस्कृतियाँ भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातन बनाए रखती है, यानी किस प्रकार परंपराएं बदलती है। इसका उदाहरण जो किसी जमींदार को या किसी जमींदार को वह अकबर बादशाह ने जो हुक्का दिया था उसके द्वारा संस्कृतियाँ किस प्रकार परिवर्तित होती है, यह उदाहरण बताया हुआ है। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी, यानी मनसा की कौन सी पीढ़ी? छठी पीढ़ी जो थी मेरे पिता यानी हरिवंश के पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे, यानी हुक्का कौन पीता था? तो गंसी चाचा जो है वह हुक्का पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और दो चार कश खींचे हुए अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था तो कहीं पीछे बैठे रहते थे। वे गांव से लकड़ी मांगते और शहर में खूंटे गढ़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो ही गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए, यानी वो रिजेक्ट खुट्टे हो गए। किसने? गंसी चाचा ने। जो खुट्टे थे वह गांव से लकड़ी के खुट्टे बनवाते थे और वह शहर में जाकर सप्लाई करते थे, लेकिन वह रिजेक्ट होकर आए और पूरे खुट्टे जो है लेकर के घर पर उतारे गए और फिर उसको जलाने के काम आ गए। रजक हो ही गए इतने खुटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में फौज में खूंटे कौन बेचता था? तो गंसी चाचा जो है फौज में खूंटे बेचने का काम करते थे, याद रखिए। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और वे कुछ उनमें 19 पड़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय वे वही थे। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल लॉ का वे इसी तरह उच्चारण करते, यानी मार्शल लॉ का मार्शल्ला, ऐसा इसी प्रकार वो उच्चारण करते। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। अंग्रेजी सरकार के अनुमानिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग थे। माता के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने कहीं देखा नहीं। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद अधिकाधिक रिपोर्ट के पढ़ने पर न मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद रही हो। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। कहाँ से? अतिशयोक्ति पढ़ने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए, उसमें शायद वही थी। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। अतिशयोक्ति भी हो सकती है पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद रही हो। ये इम्पोर्टेंट है। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से
कहीं अधिक सजीव होता है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष जो है बेबस विवश हो जाता है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उनके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। यानी नारी जो है माँ बनने के लिए ही बनी है, उसका स्वप्न भी यही होता है। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। यानी स्त्री जो है माँ बनने के बाद भी वह माँ बनकर ही वह पूर्ण स्त्रीत्व प्राप्त करती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है, उसमें उनके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वर्ष पूर्ण होती है। वह माँ बनकर ही स्त्री पूर्ण स्त्रीत्व प्राप्त करती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती है। जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। यानी जीवन में कुछ चीज़ें जो है, वस्तु जो है, वह कुछ कोमल तंतुओं से बंधे रहने से ही संगठित होती हैं। जब उन्हें अधिकार की लोहे श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती है। यानी तब उस चीज़ों को बांधने का प्रयत्न करते हैं तो वह बिखर जाती है। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ी थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिससे 4 पैसे की आमदनी न हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। ये पुरुष जो है भावना पर जी सकता है, मगर नारी जो है भावना पर जी नहीं सकती। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिंझोड़ कर फेंक दे। यानी जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मांगती है जो जो झिंझोड़ कर फेंक दे। यानी जो झिंझोड़ कर समाज उसको फेंक दे, उसी का सिक्का औरत मांगती है, यानी स्त्री। कल्पना तभी सजीव और सबल होती है। यानी कल्पना कब सजीव और सबल होती है? जब उसका आधार यथार्थ में हो। यानी जब कल्पना सत्यता के आधार पर हो तभी वह सबल और सजीव होती है। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं, बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतर गया हो। यानी वो यथार्थ बाहर का नहीं, खुद के अंदर का हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है। समाज दुराग्रह करता है। यानी सत्याग्रह किसका हथियार है? सत्याग्रह तो वह निर्बल का हथियार है। सत्याग्रह निर्बल का हथियार है और समाज दुराग्रह करता है। यानी समाज उसके साथ दुराग्रह करता है निर्बल को। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, और इस दुर्लभता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। नहीं, विश्वास फलदायक है तो वही विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना ही साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगी। यानी जब तक पढ़ा लिखा आदमी है तब तक वह किसी का हुक्म पूरी तरह से नहीं मानता। जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है। यानी कलम का नाम क्या है? निर्भीकता है। साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, सकारात्मक भी है। यानी कलम का नाम क्या क्या दिया है इस यहाँ पर? कलम का नाम निर्भीकता है, यानी निडर। साहस है, विरोध है। यानी उसमें साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। यह पूछा जा सकता है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है। यानी कलम क्या है? संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता न भी हो तो असंतुलन एक आंगिकता विकृति है। यानी लाठी क्या है?
जड़ता भी न हो, यानी उसके अंदर जड़ता न हो तो वो असंतुलन है और एक एकाग्रता का विकृति है। जिज्ञासा केवल अशांति रखेगी, यानी जिज्ञासा केवल अशांति उत्पन्न करती है। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, अस्वस्थ रहकर भी स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी, यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। और नारी स्वभाव से ही, या नारी जो है वह स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा जो है वह अस्वस्थ, यानी वो बीमार रहती थी, फिर भी ठीक स्वस्थ होने का अच्छा अभिनय करती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का, यह श्यामा अभिनय करती थी। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। ये कब का कथन है? जब वह प्रकाशो इसके साथ रुकती है और कमलेश जो है वह भी आता है और वह बार बार पैसे देते हैं उसको, हरिवंश राय बच्चन पैसे देते हैं और वो पैसे लौटाते नहीं, तब वो ये कथन कहते हैं, प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए, यानी उस प्रेम को पैसे की शक्ल में मांग जाए तो निश्चय प्रेम का, या तो पैसे मांगा जाए तो निश्चय प्रेम का जो है अपमान होगा, खासकर जब पैसे न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। तो यहाँ पर जो है यहाँ हमने महत्वपूर्ण कथन देखे हैं। कल हम आपहुदरी यह आत्मकथा के कल नहीं अगले वीडियो में देखेंगे आपहुदरी। ये आपहुदरी बहुत कितना है देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा है तो आज ही देखेंगे। यहाँ तो भोलाराम का जीव आपहुदरी बहुत लंबी आत्मकथा है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा ही अंश दिया है। कम से कम 2 तो पेज देने चाहिए थे आपहुदरी के। पात्र ही बहुत सारे हैं आपहुदरी में, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। खैर मेरे पास पुराने बनाए हुए नोट्स है तो वही नोट से काम चलाएंगे। खैर छोड़िए, हमने जो भी पढ़ा है वह जो आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह आप सुनिए, सुनते समय जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आप लिख कर लीजिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।